तो ऑपरेशन सिंदूर जारी, आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। मोरतके में पाकिस्तान के युवक का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। यहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है, यहां युवकों को मुजाहिद बनाया जाता है, यहां पर पाकिस्तानियों को आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है और ये एक बड़ा ट्रेनिंग कैंप है। पाकिस्तान लगातार ये कहता रहा कि भारत ने सिविल एरियाज में बम गिराए हैं, भारत ने पाकिस्तानी आम नागरिकों को निशाना बनाया है, लेकिन एक पाकिस्तानी युवक ने पूरे पाकिस्तानी इदारों की, पाकिस्तानी हुक्मरानों की, पाकिस्तान के फौज की और पाकिस्तान के झूठ की पोल खोल कर रख दी है। पाकिस्तानी युवक ने कबूल किया यहां आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी मुरिदके में, जो कि मरकज़े तैयबा था, वहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग होती थी। आप सुनिए कैसे एक लड़का कहते कहते ये कह जाता है कि यहां मुजाहिद बनाए जाते हैं। हमें ना पहले खबर मिल गई थी, ये 8-10 दिन से ना पता चल गया। उनका निशाना काफी देर पहले का ना इधर था। 2017 में भी एक मसला बना था, तभी उन्होंने ना मरकज तैयबा को निशाना बनाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं कर सके। यहाँ पर ना अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी वगैरह सब अल्लाह ताला ने हिफाजत की। कुछ दिन पहले इन्होंने ना रात को हमला करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की तरफ से आप जानते हैं कि तूफान आया एक, और किस तरह का तूफान था ये तो सब जानते हैं। पहले कभी नहीं देखा इस तरह का तूफान। उसमें वो यानी कि उसमें भी नाकाम हो गए वो। अभी पता था कि हमला इन्होंने करना है, इन्होंने निशाना बनाया हुआ है, तो इधर से हमें जो है छुट्टियां दे दी गई। ये कैसे पता था, किसको पता था ये बात? ये क्योंकि मोदी ने उन्होंने पहले भी अलर्ट कर दिया था। ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो उधर हमले हो रहे हैं ना, वो उनके अपनी आर्मी ने उनकी इंडिया की आर्मी ने कहा कि ये इन्होंने खुद किए हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये तो पहलगाम वाक़या ना, अब वो तो बात खत्म हो गई, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप कह रहे हो कि हमें पता था कि ये होना था यहाँ पे। बताने लगा हूँ मैं। इन्होंने ना जब इल्ज़ाम लगाया तो इन्होंने हमारे किधर के बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, सैफुल्लाह खालिद कसूरी साहब, आपको पता है शायद उनका, तो इन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सारे मिलकर ना हम पर हमला कर रहे हैं। तो उनको पता है यहाँ से ट्रेनिंगें होती हैं, यहाँ से सब कुछ होता है, वो जो मुजाहिद वगैरह तैयार होते हैं, तो उन्होंने इसको निशाना बना के रखा हुआ था। फिर उन्होंने ना बच्चों को छुट्टियां दे दी पहले ही कि कोई पता नहीं किसी टाइम भी वो हमला कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारे बच्चे महफूज हैं, लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान किया ना, वो इन्होंने मस्जिद गिराई है। इन पर इंशाल्लाह हम पाक फौज के साथ हैं, अपनी आर्मी के साथ हैं। इन्होंने जो कुछ किया है इसका हिसाब तो अल्लाह ताला ने जो लेना है ना, वो तो वो जानते नहीं है, उनके जहन और ख्याल में भी नहीं है। अभी मेरे जहन में वो आयत नहीं आ रही जो उनके मुताल्लिक है, जो अज़ाबुन शदीद, अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है उनके लिए। तो सुना आपने कि क्या कह रहा है ये आदमी। ये युवा है, बहुत नौजवान है, इसे शायद इल्म नहीं है बताते बताते क्या क्या बता गया है। उसने सैफुल्लाह कसूरी का नाम कोट किया है। उसने कहा है कि यहाँ पर ये जो मस्जिद थी, बड़ी सी मस्जिद थी, यहाँ मुजाहिद की ट्रेनिंग दी जाती थी। यहाँ पर मुजाहिद मतलब कि भारत के खिलाफ जिहाद करने की ट्रेनिंग। अब भारत के खिलाफ जिहाद करने की ट्रेनिंग को और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, भारत के खिलाफ आतंकी बनने की ट्रेनिंग, आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग, जिसे सो कॉल्ड मुजाहिद कहते हैं। और जिहाद की लड़ाई वहाँ के मुल्ले, कठमुल्ले, सैफुल्लाह कसूरी जैसे लोग पाकिस्तानी युवाओं को बरगलाते हैं और उसके बाद उन्हें आतंकवाद के रास्ते पर धकेलते हैं। जैसे कि ये शख्स, ये युवा पूरी तरह से इन कठमुल्लों की बातों में मुलविस नज़र आ रहा है और इनकी बात से पूरी तरह से सेटिस्फाई नज़र आ रहा है। यानी कि जो घुट्टी पिलाई जाती है मुजाहिद के नाम पर, वो घुट्टी पूरी तरीके से इसे पिला दी गई है। लेकिन शायद समझदारी या फिर होशियारी की बात भी थोड़ी अगर बता दी होती सैफुल्लाह कसूरी और वहाँ के कठमुल्लों ने, तो शायद ये पाकिस्तान को एक्सपोज नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान के दावे और इस लड़के के ज़मीनी दावे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इससे पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। एक बार फिर से सुनिए, ये युवक पूरे पाकिस्तान को बीच सड़क पर, बीच चौराहे नंगा कर रहा है और कह रहा है यहाँ आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। फिर से सुनाते हैं। के बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, सैफुल्लाह खालिद कसूरी साहब, आपको पता है शायद उनका, तो इन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सारे मिलकर ना हम पर हमला कर रहे हैं। तो उनको पता है यहाँ से ट्रेनिंगें होती हैं, यहाँ से सब कुछ होता है, वो जो मुजाहिद वगैरह तैयार होते हैं, तो उन्होंने इसको निशाना बना के रखा हुआ था। फिर उन्होंने ना बच्चों को छुट्टियां दे दी पहले ही कि कोई पता नहीं किसी टाइम भी वो हमला कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारे बच्चे महफूज हैं, लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान किया ना, वो इन्होंने मस्जिद गिराई है। तो ये शख्स कह रहा है, ये युवा कह रहा है कि सैफुल्लाह कसूरी जो कि मास्टरमाइंड है पहलगाम हमले का,
उसे पता था कि हमला हो सकता है। सैफुल्ला कसूरी ने बच्चों को वहां पर छुट्टी दे दी और क्योंकि वहां पर 2-3 अटेम्प्ट्स पहले भी किए जा चुके थे, इसलिए सैफुल्ला कसूरी को जैसे ही पता चला भारत प्रिसाइज लोकेशंस पर कार्रवाई करने वाला है, वो समझ चुका था कि मरकज़ तैयबा के ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए इस मस्जिद को बंद कर दिया गया था और इसे खाली करा लिया गया था। लेकिन पहले यहाँ पर मुजाहिदों की ट्रेनिंग होती थी। ये कबूलनामा अभी आपने सुना, 2 बार में आपने आपको सुनवाया। एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू के सांबा में पाकिस्तान की नापाक हरकत। रिहायशी इलाके में पाकिस्तान लगातार गोलीबारी कर रहा है। घरों पर गोलीबारी के सबूत दिखे हैं। इलाके में खौफ है। लोगों ने कहा है हम रात भर सो नहीं पाए। बता दें आपको कि सांबा के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान से लगातार गोलीबारी की जा रही है, जिसका भारतीय सैनिक लगातार जवाब दे रहे हैं। हालांकि कुछ घंटों से जो है वो फायरिंग की खबर नहीं है और जो पाकिस्तान की नापाक हरकत है वो भी कुछ घंटे से बंद है। लेकिन आपको बता दें कि सांबा में लगातार गोलीबारी की जा रही है। खासकर LOC का जो इलाका है, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो इलाका है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से हेवी शेलिंग और भारत की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से। सर 11 बजे तक करीब गिरा है। इधर थे हम लोग, सभी दरवाज़ा बंद करके चला गए थे, तो सभी ऐसे ही तो उधर रहा था, तो फिर सभी लोग जाग रहे थे उधरी। रात में भी कुछ सोया नहीं है, सभी बच्चे बाल बच्चे पकड़ कर ऐसे ही बैठे रहे थे उधर, और कुछ हुआ तो नहीं है इधर नुकसान, मगर दीवारों की तरफ ये निशानी लगा है। सीधे चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ अभय कार्की सर जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल अभय कार्की, और हमारे साथ कमांडर सुदर्शन चक्रपाणी जुड़ रहे हैं, दृष्टि हमारे साथ जुड़ रही हैं, और मेहरान मारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बलूच एक्टिविस्ट, और साथ ही साथ दृष्टि और हमारे साथ गीतू जुड़ रही हैं विजय चौक से। सीधे उनके पास चलेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं, सभी दर्शकों का एक बार बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं मेजर जनरल अभय कार्की सर का रुख करूंगा। आप सभी को जय हिंद, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय बजरंगबली सर। और सबसे पहला सवाल कार्की सर आपसे, अभी हमने एक युवक का कबूलनामा सुनवाया, शायद आपने सुना होगा सर। जी, वो कह रहा है कि सैफुल्ला कसूरी जो कि इस मस्जिद में मुजाहिद बनने की ट्रेनिंग देता है, और सैफुल्ला कसूरी का नाम पहलगाम हमले में आया था। सैफुल्ला कसूरी को शक था कि मरकज़ तैयबा मस्जिद को निशाना बनाया जा सकता है, जो भारत के उन पॉसिबल लोकेशंस में है जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि इंडियन मीडिया में लगातार ये बात चल रही थी कि भारत पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ उन लोकेशंस को हिट कर सकता है जहां पर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस लड़के का बयान, इस पाकिस्तानी का बयान और पाकिस्तानी सरकार और सेना का झूठ, दो अलग अलग चीजें एक साथ सामने आई और पाकिस्तान का झूठ धराशायी हो गया, पर्दाफाश हो गया पाकिस्तान की झूठ की। साफ हो गया मरकज़ तैयबा में मुजाहिद बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब मुजाहिद तो क्या ही कहेंगे, आतंकी बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिन्हें कहा जाता है भारत के खिलाफ जिहाद करो, इस्लाम के लिए जिहाद करो और काफिरों के खिलाफ जिहाद करो। कार्की सर। हाँ, इनका जो बयान सुना है ये खुद पाकिस्तान के गले का एक सांप बोले या उनके गले पे रस्सा है, और ऐसे और भी बयान आते रहेंगे, और ये पूरा पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान टीवी को ये इंसान बता रहा है। और इसके जो इसने कहा है, 2-3 चीजें मैंने नोट की है। पहले तो इसने शुरू किया था कि ये भारत की फौज ने ही पहलगाम का हमला जो है वो क्या था, तो वो तो इनको इनके जो भी ये थे जिनका नाम कसूरी का नाम ले रहा था, उसने इनको समझा दिया। और ये खुद जो है ये कोई ट्रेनी नहीं है, ये कोई ट्रेनर है, ये ट्रेनर लेवल का है, क्योंकि इसने बोला है कि हमने बच्चों को पहले ही निकाल दिया था। तो इन लोगों ने हमारा स्ट्राइक आने के शक में पहले ही वहां से लोगों को, अपने जो ट्रेन होने वाले थे उनको निकाल दिया था। और मेरे ख्याल से इनका जो स्टाफ था, जो ट्रेनिंग स्टाफ था और बाकी लोग थे, वो वहां पे थे, और इनके साथ इनके घर वाले भी रहते होंगे। ये जहां भी इनका ट्रेनिंग सेंटर होता है
उसमें मदरसा होता है, उसमें एक मॉस्क होता है, उसमें ट्रेनिंग का जगह होती है और बहुत बड़े कंपाउंड में इनका होता है। और इनकी जो ये जब सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको पाकिस्तान की फौज की फंडिंग से भी बनाया जाता है। तो ये इसीलिए ये लोग भावलपुर हो चाहे मुरीद के हो, ये बिल्कुल पाकिस्तानी कैंप के बगल में ही पाए जाते हैं, क्योंकि उससे इनको एक इंसिडेंटल प्रोटेक्शन भी मिल जाता है पाकिस्तानी फौज का, और ट्रेनिंग करने के लिए भी वो जगह मिल जाता है। अब ये जो इनका कहना है, इससे एक इसकी मानसिकता भी पता लगती है कि ये इतने ज्यादा इंडोक्ट्रिनेटेड हैं कि ये मानना नहीं चाहते हैं कि हमने क्या है। अगर वो कहता है ये मुजाहिद है और इसको ट्रेनिंग दी है, तो काहे की ट्रेनिंग दी है, किसके लिए ट्रेनिंग दी है। और आखिर में जो इसने एक पढ़ा है कुछ कुरान का, वो मैं समझ नहीं पाया हूँ, मेरे बलोच दोस्त शायद हमको बता देंगे ये क्या बोला है। पर ये मैं समझ सकता हूँ, ये जो इनका काफिरों के खिलाफ जो इनकी कहीं कुछ लिखा हुआ है वही पढ़ा होगा, क्योंकि यही इनके दिमाग, यही इनका मोटिवेशन और यही इनके इंडोक्ट्रिनेशन का बेस है। और इसी के पेट्रोल पे और इसी के मॉर्फिन पे ये लोग जो काम कराना था वो करा देते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा इसने स्टेटमेंट दिया है कि अपने गले में ही खुद रस्सा बांध दिया है। और जैसा इन्होंने सोचा था, इनकी इच्छा भी पूरी हो गई है, हमला भी हमने पूरा कर दिया है। और जिस हिसाब से इसके हाथ में पट्टी बंधी थी, ये थोड़ा सस्ते में निकल गया था लगता है मेरे को। लेकिन हमारी फौज का और आगे की जो कार्रवाई होगी, ऐसे और भी लोग जो हैं वो हादसे का शिकार होंगे और हमारे टारगेट पे आएंगे। और जिस हिसाब से इनके जो आका थे पाकिस्तानी फौज, उन पे बम बरसाए गए हैं, हमारे ड्रोन्स ने इनके हेडक्वार्टर्स में जो तहलका मचाया है। तो जब इनके पीछे का जो इनका हमसाया बोलो या इनके ऊपर का आका वो खुद कांप रहा है, तो इनका भी वो दिन दूर नहीं है जब ये भी अपने सब कुछ छोड़ के भाग जाएंगे और इधर उधर छुपेंगे, और तब शायद अनआइडेंटिफाइड एक गनमैन तो वगैरह सर इनका सर एक हिसाब तो ले लेंगे। कबूलनामा है, एक तो कबूलनामा है, जी। दूसरा इसकी जबान जो है इसके आर्मी चीफ के जबान से बहुत मिल रही है। वो टू नेशन थ्योरी, कलमा के नाम पर बना मुल्क, जिहाद करना है, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम्हें हिंदुस्तान से बदला लेना है, कश्मीर हमारा जगलर वेन है, और इस तरह की भाषा। ये मुल्ला मुनीर की भाषा और इसकी भाषा दोनों मरकज़ तैयबा की भाषा लग रही है। और मुझे अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई हो तो इसमें कोई दोराई नहीं होगी कि ऐसे ही किसी मरकज़ का पढ़ा हुआ आसिम मुनीर भी है जो भारत के खिलाफ सो कॉल्ड जिहाद कर रहा है। वो इसे जंग नहीं मानता है, उसकी तकरीर से ये बात साफ है। मेहरान मरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बलोच एक्टिविस्ट। उनसे बेहतर पाकिस्तान की आर्मी को आज की तारीख में कोई नहीं जानता। हालांकि हम तो काफ़ी समय से जानते हैं, वो भी 48 से जानते हैं, बहुत फ़र्क नहीं है। 1948 में ही बलोच संघर्ष की शुरुआत हुई थी, और जब इनसे फेक प्रॉमिस किया गया था कि भाई हम आपको सिक्योरिटी देंगे, आपका मुल्क आज़ाद रहेगा, उसके बाद पूरा मुल्क ही हथिया लिया इनका। तो ये जो पाकिस्तान की आर्मी का जो खुलासा हुआ है मेहरान मारी जी, और साथ ही साथ सैफुल्ला कसूरी, और ये जो युवक कह रहा है कि हाँ यहाँ मुजाहिद बनाए जाते हैं, ये ट्रेनिंग सेंटर्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि पाकिस्तान अभी तक इसको डिनाई करता रहा। इसके बाद कमांडर चक्रपाणी जी आपके पास आ रहा हूं, और कीतू और दृष्टि आपके पास भी आऊंगा। चाहिए कि नापाकिस्तान और नापाक आर्मी जो है शैतान की औलाद हैं। ये कुरान को भी उल्टा पढ़ते हैं, इसको भी कोई मंत्र जैसा करे, शैतान की औलाद है, इनके बातों पे नहीं जाना। पाकिस्तान आर्मी बहुत फॉर्म्स में आते हैं। एक जो है नापाक आर्मी यूनिफॉर्म में आता है, दूसरा फैंसी ड्रेस में आता है बड़े दाढ़ी के साथ, तीसरा डेथ स्क्वाड के फॉर्म्स में आते हैं। वो नापाक आर्मी खुद ही यूनिफॉर्म वाला कभी लड़ता नहीं है, वो हमेशा फैंसी ड्रेस वाले को आगे भेजता है। उनको पाला पोसा इसीलिए होता है, वो कम दिहाड़ी पे काम करते हैं और वही उल्टा कलमा पढ़ के कोई भी गंदा काम करने के लिए तैयार है। वो बेसिकली बकरियां इंडोक्ट्रिनेटेड इंक्यूबेटर से निकाले हुए इन्होंने। तो ये खुद ही लड़ने के ना लायक है ना काबिल है। लड़ते इनके बकरे हैं बड़े दाढ़ियों के साथ फैंसी ड्रेस वाले, तो जैसे अभी वो एक बात कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी प्रोफेशनल आर्मी ने, ये बात आप कह रहे हैं कमांडर चक्रपाणी, पाकिस्तान कैसे एक्सपोज हुआ है? वो युवक कह रहा है कि यहाँ मुजाहिद बनने की ट्रेनिंग दी जाती है, और पूरी पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान का पीएम चीख चीख के कह रहा है कि भारत ने सिविलियंस पर हमला किया। हमने कहा हमने ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला किया है, नहीं सिविलियंस पर हमला किया है। हमने फिर कहा हमने ट्रेनिंग कैंप्स पर हमला किया, नहीं आपने सिविलियंस पर हमला किया। और उसके बाद उसने भारत के ऊपर अटैक शुरू कर दिए। पाकिस्तान इतना जाहिल मुल्क है,
इतना गिरा हुआ, घटिया और दो कौड़ी का मुल्क है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला आतंकियों के लिए कर दिया। ये 4-5 टेररिस्टों को, जो सो कॉल्ड टेररिस्ट हम जिसे चाहते हैं, जो भारत चाहता है कि वो उन टेररिस्टों को भारत के हवाले करे, जिसे भारत के कानून के दायरे में उन्हें लाया जा सके, उनके लिए भारत के साथ पाकिस्तान ने जंग शुरू कर दी, ये कहकर कि हमने सिविलियंस को टारगेट किया। जबकि वहां का युवक खुद कबूल कर रहा है कि नहीं, यहां मुजाहिदीन ट्रेंड होते हैं, यहां मुजाहिदीन बनाए जाते हैं। भारत ने उस मस्जिद को टारगेट किया जहां पर मुजाहिदीन ट्रेनिंग चलती थी। चक्रपाणी सर, देखिए, आप सबसे पहले तो मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर, भारत माता की जय। एक सिंपल सी चीज है, आप देखिए, पाकिस्तान ने, आपने बिल्कुल सही कहा है, पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। 2-3 चीजें हुई हैं पिछले 24 घंटे के अंदर ही। आप देखिए, टेररिस्टों के जनाजे में कौन खड़ा था? पाकिस्तानी आर्मी पीछे खड़ी थी। ये भी नहीं कि पाकिस्तानी आर्मी के छोटे मोटे लोग थे, जर्नल थे। दूसरी बात, जबकि हिंदुस्तान ने टारगेटेड पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वही ठिकानों पे ना अटैक किया है जो हमें मालूम है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स हैं, टेररिस्ट कैंप्स हैं। उसके बाद मिलिट्री टारगेट्स पे किया, क्योंकि उन्होंने हमारे सिविलियंस पे किया। तो ये नैरेटिव हमने बिल्कुल सही सेट कर पाए हम लोग कि पाकिस्तान जो है वो एक टेररिस्ट खुद है, और टेररिस्ट को ही वो पाकिस्तान के फ्लैग्स में लगा के उनको उनके जनाजे में पहुंचता है। तीसरी बात, उनके इक्विपमेंट जो है, हालांकि अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया। वो अलग बात है कि चीनी माल है, कब तक चलेगा, वो अपनी जगह है, लेकिन मैन बिहाइंड द मशीन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए देखिए, जब मिग 21 से आप F-16 को गिरा सकते हैं विंग कमांडर अभिनंदन के हाथ, तो वो मैन बिहाइंड द मशीन इंपॉर्टेंट है। ये हम उनको, ये उन्होंने पूरी की पूरी बात ही भूल गए। तो यहां भी एक्सपोज हो गया कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज कम है। चौथी बात, आप हमारे साथ एक बलोच भाई हैं, वो खुद बताएंगे कि उन्होंने जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक से, जिसको आप कहें एक मूवी से निकाला हुआ सीन, रियल लाइफ में रिक्रिएट किया। उसने पाकिस्तान आर्मी को नंबर 1 से बना दिया नंबर 100 या नंबर 0। तो वहां पे भी एक्सपोज हो गया पाकिस्तान। अब आता है पाकिस्तानी अवाम के सामने पाकिस्तान आर्मी बेनकाब हो गई। पाकिस्तान आर्मी जो है साफ दिखाई दे रही है कि निकम्मी है, बेगैरत है, खुद खा रही है, खुद आराम से रह रही है, खुद उसके जर्नैल साहब आराम से बैठते हैं, लेकिन आवाम भूखी बैठी है। आवाम के पास पानी नहीं है, सिंध में पानी की किल्लत है, आवाम को मुजाहिद बना तो रहे हैं सर, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, मुजाहिदीन बनने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिहाद के रास्ते पर डाल रहे हैं। और इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है आवाम के लिए, वहां के लोगों के लिए, वहां के युवाओं के लिए? जिहाद के रास्ते पर जा रहे हैं, जो जा रहे हैं जन्नत 72 हूर के पास, लेकिन वो भूल गए हैं कि क्या पता वहां पे हूर है कि खजूर है। और सुनने को तो आया है कि वहां पे भी जरा कमी हो रही है, राशनिंग हो रही है, और शायद 72 हूर ना मिले। नहीं, बात सही है आपकी, लेकिन आप देखिए ना, पाकिस्तान ने पूरे देश को क्या बनाया? मुजाहिद ट्रेनिंग कैंप, टेररिज्म इंडस्ट्री। ओसामा बिन लादेन से लेकर दुनिया के खूंखार और दुर्दांत आतंकी कहाँ मिलते हैं? लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठन कहाँ पाए जाते हैं? सब पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा मुल्क रोग स्टेट है, और पूरा का पूरा मुल्क आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप है। इसका खत्म होना, इसका टूटना बहुत ज़रूरी है, और बलूचिस्तान का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, और कार्की सर कुछ कहना चाह रहे हैं। सर मैं आ रहा हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, थोड़ी देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर में होने वाली है, डिटेल जानकारी दी जाएगी। पाकिस्तान ने कहां कहां भारत को उकसाने की कोशिश की, पाकिस्तान ने कहां कहां हमला किया, किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया, पाकिस्तान के किन किन हथियारों को मार गिराया गया, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी कल रात के अटैक को लेकर नहीं है। तो गीतू के पास चल रहे हैं, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, 5:30 का समय दिया गया है। गीतू, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कवर किया जाएगा, क्या जानकारी है आपके पास?
बिल्कुल। और 5:30 बजे का ये समय निर्धारित किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। एमईए और सेना की तरफ से ये ब्रीफिंग होगी, बताया जाएगा कि आखिर किस तरह से जो भारतीय सेना है यहाँ पर मोर्चे पर डटी हुई है, आगे क्या कुछ हो सकता है, ये संभावनाएं जताई जाएंगी। और अब तक ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने किस तरह से अपना दमखम दिखाया है, पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से रिटेलिएट किया गया है, किस तरह से उल्लंघन किया गया है, तो ये तमाम जानकारी इसमें होगी। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका जानकारी देंगी। और देखिए एक बार फिर से वो हम सबके बीच होंगी और इस जानकारी को साझा करेंगी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो पहले कहा जा रहा था कि अभी खत्म नहीं हुआ है, और निरंतर हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर आगे बढ़ रहा है और लगातार जानकारी भी सभी के साथ साझा की जा रही है। तो अब से कुछ देर के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हालांकि इसमें सीधे तौर पर सिर्फ जानकारी दे दी जाएगी, यानी कि जो सवाल जवाबों का सिलसिला है वो इसमें नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरह से सुरक्षा को कहीं भी सेंध ना लगने पाए, सुरक्षा में कोई भी सेंध ना लगे, और इसी के तहत एहतियात बरतते हुए सिर्फ जानकारी दी जाएगी। सवाल जवाब का सिलसिला इस दौरान नहीं होगा, क्योंकि भारत की सुरक्षा सबसे अहम है। लेकिन हाँ, किस तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, आगे किस तरह से भारतवासियों को सावधानी बरतनी है, क्या अलर्ट रहेंगे तमाम। जी, ये तो एक बात ये भी साफ है कि भारत ने अभी तक हमला नहीं किया है, भारत ने सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है, हमने अटैक अभी तक शुरू नहीं किया है। क्या ये बात सही है पूरी तरह से 100%? क्योंकि आज एमईए में शायद इस बात की चर्चा हो कि जब ये पूछा जाए क्या जंग शुरू हो चुकी है, तो शायद यही जवाब एमईए की तरफ से दिया जाएगा। भारत ने अभी तक अटैक नहीं किया है, सिर्फ जवाबी कार्रवाई की है। बिल्कुल, और ये अटैक कहा ही नहीं जा सकता, सिर्फ जवाबी कार्रवाई है। और यहाँ पर ये देखिए जिस तरह से भारत ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, उस वक्त उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जो भारत के साथी हैं उनसे भी बात साझा की थी। देखिए हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, इसमें कोई भी सिविलियन ऐसी जगह पर अटैक नहीं किया गया जिससे कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक इसमें मारा जाता, तो साफ ये बात कर दी गई थी। लेकिन अब ये जिस तरह से बातें सामने आ रही है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम पे अटैक कर दिया गया है, जंग लड़ी जा रही है, युद्ध लड़ा जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया और उसके बाद ही भारत अब मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। हालांकि किसी भी तरह से भारत की कोशिश नहीं रही है कि कोई भी निर्दोष इसके चपेट में आता, सिर्फ उन आतंकियों को टारगेट किया गया जिन्होंने पहलगाम आतंकी घटना को अंजाम दिया, या 25 सालों से जो लगातार भारत को दहशत के माहौल में जीने को मजबूर। जल्दी से दृष्टि से एक सवाल ले लेते हैं। गीतू, आपका शुक्रिया इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। गीतू ने भी बहुत माफ कीजिएगा, दृष्टि ने भी बहुत करीबी नजर बनाए हुए दृष्टि ने इस पर, इस एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। दृष्टि, क्या एक बार फिर से कर्नल सोफिया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री ही होंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा बताएंगे कि किस तरीके से हमने भारत को एक मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने अभी तक जंग शुरू नहीं की, आपने ठीक कहा, हमने सिर्फ रिटेलिएट किया है, हमने जिस तरीके से बताया है। देखिए एक और खबर है कि सिंधु जल संधि पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड बैंक ने ये कहा है कि 1960 में हुई संधि में वर्ल्ड बैंक की भूमिका केवल मध्यस्थता की थी, लेकिन अब इस मामले में इस गतिरोध को सुलझाने में वर्ल्ड बैंक कोई भागीदारी नहीं देगा। और इससे भी पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि भुट्टो ने भी कहा था कि देखिए वहां से अगर पानी नहीं बहा तो खून की नदियां बहेंगी। इस तरीके से पाकिस्तान के जो घटिया बयान थे, पाकिस्तान जो एक आतंकी फैक्ट्री बन चुका है, तो हम उस फैक्ट्री को खत्म करना चाह रहे हैं, हम उनके सिविलियंस पे भी कोई हमला नहीं कर रहे हैं। तो इसी बात को देखते हुए देखिए जो मीटिंग होगी विदेश मंत्रालय की तरफ से, इसमें कई देशों को के साथ प्रधानमंत्री की अच्छी बातचीत हुई है। उन्होंने खुद कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ हम बात करेंगे। अमेरिका ने भी कहा है कि अब हम इसमें बीच में नहीं आएंगे। हालांकि बीच में अमेरिका कह रहा था कि हम मध्यस्थता करने को तैयार है, पाकिस्तान भी उसके पास गया था। तो इस विदेश मंत्रालय की मीटिंग में भी कई चीजें जो हमारी देश के कई इंटरनेशनल के पार्टनर से बात हुई है वो सब रखी जाएंगी। बड़ी खबर आप दे रही हैं, मुझे लगता है ये शाम की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान अभी भी कह रहा है भारत इसे एक तरफा रद्द नहीं कर सकता, ये इसलिए समझौता जारी है। वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ा झटका दे दिया, ये बहुत बड़ी खबर है। इसको और डिटेल लेकर, ब्रेकिंग लेकर दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कार्की सर कुछ कहना चाह रहे थे। कार्की सर, आप थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, मैं उसमें दो बात वो मरकज वाले पे मैं बताना चाह रहा था कि इनका जो एक इकोसिस्टम है। पहले बात, पाकिस्तान की जो एलीट है, जो लैंडलॉर्ड है और जो जनरल है,
ये अवाम को हमेशा गुर्बत में रखते हैं, गरीबी में रखते हैं। इनके पास पैसे नहीं है कि ये प्राइमरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल खोले। तो जो बच्चे हैं वो दर दर भटकते रहते हैं और उनको एक ही जगह जाती है, मदरसा। और मदरसे में जाके जो पढ़ते हैं, ये जैसे मरकज के लोग हैं, जैसे ये अपने नाम कसूरी वगैरह का नाम ले रहा था, ये लोग जाके वहां से जो लड़के हैं उनको उठा के अपने पास ले आते हैं सिलेक्शन के बाद, जिनको कि ये ग्रूम करेंगे अगले आतंकवादी होने के लिए। रेडिकलाइज करते हैं। अजमल कसब था, अजमल कसब भी ओकरा का था, पास में ही है भावलपुर के। वो ऐसे घूमते फिरते गया था एक मदरसे में, वहां पे उसको बुला के ग्रूम किया गया था और उसका इंडोक्ट्रिनेशन, ट्रेनिंग सब कुछ करके स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 होती है। उसके बाद इनको फौज के साथ ट्रेनिंग करके फिर आके भेजते हैं स्पेशल मिशंस पे। ये है। और दूसरी बात थी जो ये गोलाबारी का दिखाया था सांबा में। सांबा सेक्टर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे है। ये एलसी की फायरिंग नहीं, ये पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे की है। और इस जगह पे जो हमारी ये रावी नदी है, इसकी कई नहरें जो आती है वो पाकिस्तान में जाती हैं, उच्च वगैरह, और वहां से इन्फिल्ट्रेशन बहुत आसान है क्योंकि जो हमारी फेंसिंग है उसके बीच बीच में नाले वगैरह बहते हैं, उनके ऊपर नीचे से ये लोग आ जाते हैं। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन भी कल हुआ था, ये इसी तरीके से सांबा सेक्टर में हुआ था। और ये बड़ी सोचने की बात है कि अभी इन लोगों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पे फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन की कार्रवाई चालू की है। फिलहाल फौज वहां पे नहीं है, बीएसएफ ने अच्छा काम किया है। ये जो है वो रेडिकलाइज करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले हमने ये जो पूरा इंसिडेंट रहा है पहलगाम वाला, उसके बाद एक वीडियो हमारे हाथ लगा जिसमें एक शख्स कह रहा है कि तब हम बच्चे हुआ करते थे, 9th 10th क्लास में पढ़ रहे थे, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे, तब वहाँ पर एक लोकल मौलाना आता है जो उस इलाके का चीफ होता है। वैसे एरिया वाइज कमांडर बटे हुए होते हैं, तो जो उस इलाके का चीफ था वो पीओके में वो वहाँ पहुँचता है और कहता है कि कश्मीर में इस्लाम ख़त्म हो गया, कश्मीर में इस्लाम लुट गया, महिलाओं बेटियों की इज्जत लूट ली गई, इस्लाम को ख़त्म कर दिया गया और तुम लोग सो रहे हो। उठो, जिहाद करो, मुजाहिदीन बनो और धर्म की रक्षा करो। और वहाँ से वो 9 साल, 10 साल, 12 साल, 11 साल के बच्चे इतना रेडिकलाइज हो जाते हैं धर्म के नाम पर, इतने उन्मादी हो जाते हैं कि कहते हैं हाँ हम जिहाद करेंगे, हम मुजाहिद बनेंगे, हम अपने धर्म को बचाएंगे, हम इस्लाम को बचाएंगे, क्योंकि इस्लाम नहीं बचा तो मुल्क नहीं बचेगा, दुनिया नहीं बचेगी, क्योंकि धरती चौकोर है, चपटी है, धरती गोल नहीं है। ऐसे पाठ इनके मदरसे में पढ़ाए जाते हैं। तो ये जो टोली पाकिस्तान पैदा करता है, ये कोई एक एयर स्ट्राइक से या हमारे सर्जिकल स्ट्राइक से या जो ये अलग अलग कैंप्स हैं इन पर हमला करके नहीं ख़त्म होने वाला है। ये बहुत सीरियस मैटर है। 25 करोड़ की आबादी है, इसमें हमें पता नहीं कितने लोग रेडिकलाइज हैं। इस मुल्क को तोड़कर ही कुछ हिसाब किताब होने वाला है। बलूचिस्तान आज़ाद कराएं सबसे पहले, 1948 से वो भी संघर्ष कर रहे हैं, सिंध वाले भी सिंधु देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, केपी में पश्तून संघर्ष कर रहे हैं, सराइकिस्तान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनके पास सिर्फ पंजाब रह जाएगा और ये पंजाब जो अपने आप को सुपीरियर और एलीट मानते हैं और पूरे पाकिस्तान को डोमिनेट करते हैं, इनकी डोमिनेंस भी खत्म होगी। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इसके अलावा इस तरह से एक एक छोटे छोटे ठिकानों को सिलेक्ट करके उनको निशाना बनाकर पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म कर देना या आतंकवाद को मिटा देने की बात करना, मुझे लगता है कि ये थोड़ा इम्पॉसिबल है। मैं चक्रवाणी सर आपका रिएक्शन चाहूँगा इस पर, फिर मैं पलक मेरे साथ इस वक्त वॉर रूम से जुड़ रही हैं, उनके पास जाएंगे और थोड़ी देर में एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होने वाली है। चक्रवाणी सर। विवेक जी, मैं आपको कुछ साल पीछे ले चलता हूँ। 2009 में एक नक्शा निकला था जिसका नाम था रैल्फ पीटर्स मैप। ये रैल्फ पीटर मैप ऐसा था जो रीडिजाइन कर रहा था बाउंड्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ इंक्लूडिंग पाकिस्तान। इस रैल्फ पीटर मैप के हिसाब से, और ये मैप जो है यूएस कांग्रेस में भी प्रेजेंट किया गया था और काफी हद तक वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट किया था, लेकिन नॉट ओपनली। इसमें क्या था? इसमें यह था कि जो पाकिस्तान है इसके हिस्से होंगे इंडिपेंडेंट बलूचिस्तान, जो फाटा वाला एरिया है खैबर पख्तूनख्वा विद अफगानिस्तान, गिलगित बाल्टिस्तान पीओके हिंदुस्तान के साथ, सिंध और कुछ हिस्सा पंजाब का, एक्चुअली पंजाब और कुछ हिस्सा सिंध का, एक छोटा सा पाकिस्तान बिल्कुल एक
छोटे से टमाटर के बराबर। ये जब होगा तो आप ये मान के चलिए कि रेडिकलाइजेशन थोड़ा कम होगा, लेकिन हमारे लिए रेडिकलाइजेशन वहीं का वहीं रहेगा। बलूचिस्तान में रेडिकलाइजेशन होने की संभावना बहुत कम है और हमारे बलूच भाई कंफर्म करेंगे। बलूचिस्तान में देखिए उनका जो मूवमेंट है वो प्रिडोमिनेंटली लेड बाय विमेन है, नारी शक्ति। ना जो महिला है, जो माँ है, जो बहन है, जो बेटी है, वो रेडिकलाइज होने में उसको बहुत तकलीफ होती है और वो रेडिकलाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करती है, और करती है तो बहुत मुश्किल से करती है। इसलिए बलूचिस्तान तो रेडिकलाइज नहीं होगा। इट विल बी अ ग्रेट कंट्री टू हैव एज अ नेबर। बलूचिस्तान को इंडिपेंडेंट करने के लिए सिंध का हिस्सा जरूरी है, क्योंकि उनको चाहिए है क्रिटिकल मास, और वो क्रिटिकल मास बनता है BRAS, ब्रास, जो उन्हीं का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है बलूचिस्तान का। उसमें सिंध इंक्लूडेड है, सिंधी फैक्शन इंक्लूडेड है। तो पाकिस्तान के छोटे से है ना खजूर के पाकिस्तान के शेप में हम पाकिस्तान को हैंडल कर ले जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमारे लिए ये एक है ना भगवान ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है। चक्रपाणी सर, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात उठाई है, सॉर्ट आउट कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने उठाई। माफ़ी चाहूँगा, आवाज़ थोड़ी सी मेरी डिस्टॉर्ट हो रही है, आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई है, क्योंकि कल से लगातार हम कवरेज कर रहे हैं और नॉन स्टॉप कवरेज, सबसे लंबी कवरेज सिर्फ इंडिया डेली पर है, बगैर ब्रेक के हम कवरेज पर हैं। हमने राष्ट्रहित को सबसे आगे रखा है, हमने ब्रेक को आगे नहीं रखा, हम ब्रेक नहीं ले रहे, हम लगातार डिस्कशन, डिबेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स का सिलसिला हमने लगातार दर्शकों के सामने रखा हुआ। इकलौता चैनल इंडिया डेली जिसने नॉन स्टॉप कवरेज दी है। लेकिन आपकी एक बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी। हमसद अयूब मिर्ज़ा हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। POJK एक्टिविस्ट, अब हमारा POJK यूनियन टेरिटरी है, इसलिए POJK एक्टिविस्ट मैं हमसद अयूब मिर्ज़ा को बोलूँगा। स्वागत है सर। जय हिंद, भारत माता की जय, जय बजरंग बली, जय भवानी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम सर। ठोक दो पाकिस्तान को जी। लेकिन ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि बलूचिस्तान में बहन बेटियां वहां पर अब जो है वो न्याय के लिए मोर्चा खोल रही हैं और एक तरह से वो संघर्ष करने के लिए उतर आई हैं और उन्होंने हथियार उठा लिया है। तो ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन क्यों नहीं हम जो है वो बलूचिस्तान को बना लें, वो भी ऑपरेशन सिंदूर के दायरे में आ जाए। बात वहां भी बहन बेटियों की है, बात वहां भी उनके सुहाग की है, बात वहां भी उनके सिंदूर की है, बात वहां भी उनके परिवार की है, बात वहां भी उनके जो अपने हैं उनसे बिछड़ने की है, उनको उजाड़ने की है, एक पूरे मुल्क को उजाड़ने की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर का एक्सटेंशन ही जो है वो बलूचिस्तान होना चाहिए। फिलहाल MEA के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्शकों को लिए चल रहे हैं, उसके बाद डिबेट में वापस लौटेंगे।